हाँ जी, बाकी लोग किधर हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, पता नहीं ग्रुप में तो आपने लिंक शेयर किया हुआ है वैसे। अच्छा सर, इसमें ये जो आप क्लास कंडक्ट कर रहे हैं ये थ्रू गूगल क्लासरूम है? हाँ जी। ओके सर, असल में मैंने एक ज्वाइन जो किया हुआ है इसमें गूगल क्लासरूम में कोड के ज़रिए, लेकिन इशू ये आ रहा है कि उसके अंदर नोटिफिकेशन नहीं आती। ये कोई चेंज तो नहीं हुआ हुआ? देखें, जो अभी हम सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं ना, जिस पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, जी जी। ये गूगल क्लासरूम नहीं है, ये गूगल मीट है। ओके। गूगल क्लासरूम और चीज़ है। उसमें आप यूँ समझ लें कि इट्स काइंड ऑफ अ फोल्डर, जिसमें लेक्चर्स भी हों, जिसमें असाइनमेंट्स भी हों, जिसमें क्विज भी हों। वो उसमें विजुअल इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं होगी जैसे हम अभी फाइन फाइन फाइन। हाँ हाँ। समझ गया सर। हाँ, तो वो और वो है, ये और है। हाँ। ठीक नहीं सर, मेरा मकसद ये था कहने का कि जिस तरह प्रीवियसली जब एज सच होती थी तो हमें गूगल क्लासरूम के अंदर एक नोटिफिकेशन, जिस तरह आपने अभी ग्रुप में भेजा ना, ये हम्म। नोटिफिकेशन हमें गूगल क्लासरूम में आ जाया करता था, तो इस वजह से मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। चले। गूगल क्लासरूम को असल में मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया। ओके फाइन। मैं फिलहाल ये कर रहा हूँ कि क्योंकि एवरीबडी यूजेस व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। वो बाद लोगों को ये हो कि जी हमारा वो नहीं हुआ, तो मैं इस वजह से आई हैड नो आइडिया कि इतने डिफरेंट लोग किस्म के बैचेस, मुझे वैसे बताया गया था कि बैचेस डिफरेंट हैं, लेकिन अब उसमें से कौन कौन से लोग रजिस्टर्ड हैं, कौन कौन से नहीं हैं, आई हैड नो हम्म। आइडिया। वो फिर इन्होंने जब हम वो शेयर की है, जो लिस्ट होती है ऑफ द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, तो तब मुझे पता लगा कि यार कौन कौन है बेसिकली और किस किस्म का बैच है जो कि रजिस्टर्ड है साथ में। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अभी जो रिसेंटली अभी हम जो हमारे मिड टर्म्स एग्ज़ाम होंगे हम्म। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? हमने ये मैंने मेरा ख्याल है लास्ट टाइम भी क्लास में इसका जिक्र किया था। ये एक तो हमने ये चैप्टर पढ़ा था सबसे पहले, जो हमने बात स्टार्ट की, वो कंपनी है। ये फाइल भी शेयर्ड है उसमें, ग्रुप में। और कंपनी किस, उसकी टाइप्स क्या हैं और वगैरह वगैरह। फिर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के ऊपर हमने बात की, जिसमें लास्ट लेक्चर आपने भी अटेंड किया था, तो जी वो जी बिल्कुल। बिल्कुल हम चैप्टर कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर ये है कि ये वाला चैप्टर जो अब हमने, जो कि भी बीच बीच में हम इसके ऊपर डिस्कशन करते रहे हैं, तो शेयर कैपिटल की हद तक तो हमने बात की हुई थी इसमें, कि क्या क्या होता है। दूसरा, ऑब्वियसली आप लोग माशाल्लाह अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स भी हैं, तो यू डू नो कि ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस क्या होता है। और अब आई आई डोंट नो कि ये चीज़ आपको क्लियर है कि नहीं है, कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसकी टाइप्स या काइंड्स क्या क्या हो सकती हैं। तो बहरहाल वो हमने लास्ट टाइम उसको भी जो है वो हमने देख लिया था। ठीक है। तो अब हमने जो चीज़ डिस्कस करनी थी आज, एक मिनट, इसको मैं यहाँ से कट करके और जो इसकी असल जगह है वहाँ पेस्ट कर दूँ उसको। अच्छा, ये सर, जो है, सर क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, यानी कि एक तो होते हैं ना केस स्टडीज होती हैं, या फिर सिंपल क्वेश्चंस होंगे जिस तरह डिफाइन कंपनी या कंपनीज एक्ट, इस तरह के जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, या केस स्टडीज में आप देंगे या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछेंगे? देखें क्योंकि पेपर है ऑनलाइन, जी। तो अगर तो मैंने मटेरियल भी आपके साथ शेयर किया हुआ है और मैं आपसे ये कह दूं कि व्हाट आर द क्लासेस ऑफ
ऑर्डिनरी शेयर्स या व्हाट आर द क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो तो फिर जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं तो उनको तो बिल्कुल एज रहेगा ही नहीं, उन लोगों पे जिन्होंने क्लासेस अटेंड ही नहीं की हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए बस हम दो ही हैं यार, बाकी आज कोई बीच नहीं है फिर एनी हाउ। उसमें फिर ये होगा कि छोटे छोटे से सिनेरियोज बने हुए होंगे और उन सिनेरियोज के ऊपर दे विल बी रिलेटेड टू समथिंग। ठीक है। अगर मैं फाइल मुझे मिल जाए तो मैं आपको डेमो भी दे देता हूँ कि चलिए, तो क्रेडिट रिस्क हो गया, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो गया, कॉस्ट नहीं है इधर, एक मिनट। हाँ, इन लोगों के साथ मैंने शायद इन लोगों के साथ भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ACL किधर है? कमाल हो गया यार। ACL की एक फाइल थी, उनसे मैंने क्विज लिया था और उनको अब नहीं आ रहा। चले, कल की हमारी क्लास है ना, कल की क्लास में एक आध क्विज कर लेते हैं, थोड़ा सा अंदाजा आपको हो जाएगा कि सर कल की तो आई थिंक कॉर्पोरेट लॉ की सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं, आई थिंक सो, जिसमें वो मेकअप है ना कल वाली जो है। अच्छा कल वाली मेकअप क्लास। फ्राइडे को तो ऑफ होता है आप लोगों का। ओके ठीक है। तो सर कल कितने बजे, क्या टाइम क्या होगा क्लास का? टाइम जो है वो 10 से ऑनवर्ड रख लेते हैं, ठीक है, कोई 10 to इश्यूज 12 नहीं कर लेते हैं, 2 आवर्स की क्लास कर लेते हैं, उसमें एक आध क्विज भी मॉक टाइप हम ले लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए उसका भी कि जो पेपर आएगा तो पेपर में किस किस्म की चीज़ होगी। है। बिल्कुल। अब ये हमने शेयर्स के ऊपर बात की हुई है, होपफुली वर्ड की फाइल आपके सामने अपीयर हो रही होगी। जी बिल्कुल अपीयर हो रही है सर। जी, तो ये अब टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं। ये हमने 17th को, तो उसके बाद ही हमारी क्लास हुई है मेरा ख्याल। 17th को क्या था? थर्सडे ही था। अभी एक ट्यूसडे को भी हुई है ना हमारी क्लास। जी ट्यूसडे को क्लास हुई है हमारी। ठीक। अच्छा, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट तो पढ़ा हुआ है ना आपने? जी जी सर पढ़ा हुआ है मैंने। उसमें डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली उसमें सबसे पहले जो है वो बैलेंस शीट में ऑथराइज्ड कैपिटल आता है। जी पेड अप कैपिटल होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, और इसी तरह ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए नहीं होता, शो करने के लिए नहीं होता, कैलकुलेशन में नहीं आता। वो बिल्कुल सिर्फ इंफॉर्मेशन से के लिए जो है वो दिया जाता है। और एनुअल रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं? अच्छा, तो हम इसको, थोड़ी सी पुरानी है लेकिन चलें गुजारा कर जाएंगी। ये पैकेजेस लिमिटेड है, तो इसकी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल जो होगा तो वो ऑब्वियसली ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल सबसे पहले आएगा, और ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन सेक होता है। और उसके बाद फिर ये है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, और जो 10% नॉन वोटिंग कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और कन्वर्टेबल स्टॉक। स्टॉक। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं ये, जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे।
जो कन्वर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल। हाँ जी, और नॉन वोटिंग कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन नॉन वोटिंग है, क्योंकि होता यूं है कि चलें, बड़ी अच्छी एग्जांपल आ गई यार, ये तो मैंने आज तक खुद भी खोल के नहीं देखी हुई थी। 10% जिस साल में प्रेफरेंस शेयर्स के साथ, यानी रूल ये होता है कि जब तक तो आप इनको डिविडेंड पे करते रहेंगे, तो ये एक्सेप्शन टू द रूल है, वरना नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डजंट कैरी अ वोटिंग राइट। बिल्कुल। ठीक है, ठीक तो है सर। हाइब्रिड सिक्योरिटी है, इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लोन प्रोवाइडर्स, डिविडेंड फिक्स्ड होता है, और शेयर होल्डर्स क्योंकि होते ही एक्चुअली शेयर्स हैं। और इसको अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आए आए, हाँ नहीं लिखा, सॉरी, तो ये चीज़ हम इसमें ऐड कर देते हैं कि दे डोंट हैव द वोटिंग राइट। और वोटिंग राइट जो है वो सिर्फ आपकी कॉमन शेयर होल्डर्स के पास होता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद जो है वो वोटिंग राइट जो है वो नहीं होता। एक्सेप्शन टू द रूल जो है वो इज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब जिस साल आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं करेंगे, उस ठीक साल है। इनके पास वोटिंग राइट आ जाता है। जब तक इनको डिविडेंड इनका क्लियर नहीं कर दिया जाएगा, उस वक्त तक इनके पास वोटिंग राइट आ जाया करता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है नॉन वोटिंग कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अभी बहुत हम्म, खूबसूरत एग्जांपल जो है वो आ गई है, किस्मतन आ गई है, नहीं तुक्के पे मैंने ये वाली एनुअल रिपोर्ट खोली थी। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपने वो की हुई है, चेंज की हुई होगी, डेफिनेटली इन्होंने चेंज की हुई होगी। और इन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कि जिस साल इनको, अगर ये 10% डिविडेंड पे करने के काबिल ये किसी साल ना रहे हों, तो सिर्फ उस वक्त के लिए इनके पास वोटिंग राइट आ जाए। इस चीज से आर्टिकल्स ने प्रोहिबिट कर दिया होगा इनको। और हमने ये भी पढ़ा है, ये तो बहुत अच्छी एग्जांपल आ गई यार खुद के, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमने पढ़ा था कि हर वो चेंज इन दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसकी वजह से कोई क्लास ऑफ शेयर मुतासर होती हो, उस क्लास ऑफ शेयर के 3/4 मेजॉरिटी अगर उस चेंज के हक में फैसला दे दे, तो फिर वो चीज जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो आप इनका ये राइट जो है ऑफ राइट टू वोट only for that period of time in which they were denied their fixed dividend, only for that amount of time they are allowed to vote in the journal meetings, क्योंकि अब इनका स्टेक बन गया है कंपनी में। ठीक है। और अब ये अगर डिसीजन मेकिंग में पार्ट प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल्स में चेंज इन्होंने करके, और ऑब्वियसली इनके इस राइट को, या इन्होंने शुरू से चेंज की हुई होगी ये अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कि कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं दिया जाएगा वोटिंग का हक। वोटिंग राइट, हाँ ये बात है वैसे। हो और सकता है ये, इसको हाँ थ्री हाँ बाई बिल्कुल, फोर थ्री बाई फोर उसमें उन्होंने कर लिया मीटिंग के अंदर, जो है ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर लिया उन्होंने। अमेंड किया होगा, तो फिर अमेंडमेंट के लिए फिर उन्हें कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वालों की 3/4 मेजोरिटी का वोट चाहिए होगा इसके लिए। ये जरा मुश्किल काम होगा। तो प्रोबेबली शुरू से ही जब इन्होंने आर्टिकल्स अपने रजिस्टर करवाए होंगे, तो इन्होंने वहां उसी वक्त इनका जो ये वोटिंग राइट है ये उन्होंने रोक के रखा हुआ होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, एक ऑथराइज्ड कैपिटल है और एक इशूड, इसमें से जितने शेयर्स आपने इशू कर रखे होंगे वो इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल में आते हैं। और यहाँ पे भी बाय लॉ, ये नोट नंबर 5 में जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ होगा कि
कितने इसमें से इशूड फॉर कैश हैं, कितने इशूड एज बोनस शेयर्स हैं, और कितने जो हैं वो, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ी सी माजरत के साथ, क्योंकि ये ज़रा इसको आगे लेके जाना है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज का चल रहा है नोट नंबर 5 ये आज। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ, क्योंकि इनके ऑर्डिनरी शेयर्स ईच फुली पेड इन कैश, और पेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और पेड एज फुली पेड बोनस शेयर्स। हम्म अब इसमें यहाँ पे ना क्लासिफिकेशन एक और भी क्रिएट की जा सकती है कि ऐसे शेयर्स जो कि कन्वर्टेबल नेचर होने की वजह से इशू किए गए, कंसिडरेशन अदर देन कैश है वो भी, कि कन्वर्टेबिलिटी ऑप्शन की वजह से बॉन्ड्स कन्वर्ट हुए हैं शेयर्स की वजह से, और ये 1488 शेयर्स तब इशू किए गए हैं, या जो वो हुआ है, क्या कहते हैं उसको, कोई मशीनरी या कोई प्लांट या कोई आपने बिजनेस परचेज किया था और उसके अगेंस्ट आपको सेटलमेंट जो है वो करने के लिए अपनी कंपनी के, वो दूसरी कंपनी के शेयर्स आपको इशू करने पड़े हैं, तो वो चीज़ फिर इसमें मजीद सब डिविजन अगर क्रिएट, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर वो क्रिएट की जा सकती है। अगर आप उसको एक ही कैटेगरी में शो करना चाहें तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का लफ्ज़ जो है वो काफ़ी है। तो जो यार यहाँ से ही वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो शेयर कैपिटल की जो क्लासेस हैं, जिसमें ऑथोराइज कैपिटल है, फिर इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल है, तो इस इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल की आपको क्लासिफिकेशन जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो शुक्र है आप तो हैं, मैंने कहा ये ना, अच्छा और भी आ गए, क्या बात है, क्या बात है। ठीक हो गया। एक तो जब शेयर कैपिटल की बात हो रही होगी तो शेयर कैपिटल में ऑथराइज शेयर कैपिटल और इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल जो है वो बताना वो भी ज़रूरी है, और साथ में ये बताना भी ज़रूरी है कि इसकी पार वैल्यू क्या है। नंबर ऑफ शेयर्स भी बता दिए आपने, 150 मिलियन की ऑथराइज लिमिट है आपके पास, और 10 रुपीज़ ईच वुड बी देयर पार वैल्यू। शेयर कैपिटल में जो है उसकी हम पार वैल्यू जो है वो शो किया करते हैं। शेयर कैपिटल में हम ये नहीं शो किया करते कि हमने वो शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या थी, या वो हमने कितने पे इशू किया है। ये सर अमाउंट वो तो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है ना, वो तो स्टॉक मार्केट से कंसर्न्ड है उसका, उसकी नहीं, मार्केट वैल्यू का। मार्केट वैल्यू का तो है ताल्लुक, लेकिन स्टॉक मार्केट का बैलेंस शीट से ताल्लुक नहीं। ओके। एज एज फार एज ऑब्वियसली कि वी आर लुकिंग एट दी स्टॉक मार्केट, वी आर वेरी कंसर्न्ड कि हमारी जो शेयर की वैल्यू है वो डिक्रीज ना हो। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि यार हम, यार स्टॉक मार्केट में जो होता रहे भाई होता रहे, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं पैकेजेस लिमिटेड, सपोज आई एम दी पैकेजेस लिमिटेड, और मैं जब शुरू शुरू में मैं आया तो मैंने आपको शेयर्स इशू कर दिए, इमरान साहब को, और मैंने अपने रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में इमरान साहब का नाम लिख लिया कि इमरान साहब जो हैं वो मेरे शेयर होल्डर्स हैं। तो क्या बात है, क्या बात है जी, वाह 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 वाह। और फिर इमरान साहब के पैसों से मैंने रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में लिखा कि इमरान साहब इज़ दी ओनर ऑफ दिस कंपनी, और मैंने आपके पैसों से काम शुरू कर लिया और काम बहुत अच्छा चला। तो लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी, ये जो हसनैन रशीद साहब हैं जो कि वेस्ट कोट पहन के और बैठे हुए हैं,
तो हसनैन रशीद साहब ने भी आपसे शेयर मांगने शुरू कर दिए, और सहरिश करीम ने भी शेयर मांगने शुरू कर दिए, और नैयर जमान ने भी मांगने शुरू कर दिए, और बात बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चल गई कि भाई यार कंपनी बहुत अच्छी है। तो वैल्यूज़ बहुत अच्छी लगी। मैंने तो आपसे खाली 10 रुपए लिए थे और काम शुरू किया था। तो हसनैन रशीद साहब ने आपको 15 रुपए की ऑफ़र की, और सहरिश करीम ने 18 की ऑफ़र की, और नैयर जमान ने तो छक्का ही मार दिया, उन्होंने 32 रुपए ऑफ़र कर दी। तो आपने अपने शेयर्स जो हैं वो नैयर जमान साहब को जो है वो बेच दिए। अब ये जो आपने नैयर जमान साहब को 32 रुपीज़ का शेयर बेचा है, ये बेचने के लिए ऑब्वियसली आपको किसी सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। If the company is listed on a stock exchange, then you'll have to contact a broker, and you will sell your shares through a broker to Nayyar Zaman. Other than that, there is no possibility. The selling of shares will take place if the company is listed on a stock exchange. The selling will take place through a stock broker. और आपके नाम से नैयर जमान, अब आपने नैयर जमान साहब को बेचा है, मुझे तो उससे कोई कंसर्न नहीं है। 32 रुपए का मैंने तो आपसे पैसे ले लिए थे। मिसाल बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि टोयोटा जो है वो गाड़ी बेच दे अपनी इमरान नूर साहब को, तो इमरान नूर साहब गाड़ी चलाएं, उसको आग लगाएं, उसको पहाड़ी से नीचे गिरा दें, उसको ट्रक से टक्कर डलवा दें, उसको पुल से नीचे गिरा दें, उसको कश्ती बना के और पानी पे चलाना शुरू कर दें। टोयोटा हैज नो कंसर्न। आपने अगर गाड़ी बेची है अपनी, जो कि आप टोयोटा से ले चुके थे नैयर जमान साहब को, तो आपने पैसे कमाए, टोयोटा को तो उससे कोई फर्क या लेना देना नहीं है। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज में जो चीज़ें बिक रही हैं, जो अब नैयर जमान साहब, हो सकता है सहरिश उनको 33 रुपीज़ की वैल्यू लगाएं, तो नैयर जमान साहब सहरिश करीम को बेच देंगे। नैयर साहब ने पैसे कमाए, मैं कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ इतना ताल्लुक है कि मेरे लिए पहले इमरान नूर साहब ओनर थे, अब मैंने ओनर का नाम चेंज करके नैयर जमान रख दिया, फिर मैंने ओनर का नाम चेंज करके सहरिश करीम रख दिया। अदर देन दैट, और ये भी मैं फ्रीक्वेंटली नहीं करता होता हूँ, बार बार ये काम नहीं होगा। आई वेट फॉर अ सर्टन इवेंट, जब मैंने डिविडेंड देना होगा या जब मैंने बुक्स अपनी अपडेट करनी होंगी पीरियड के एंड पे, तो फिर मैं ये काम कर सकता हूँ। रोज की बेसिस पे मैं ये काम नहीं करूंगा कि मैं बैठ के और ऑनर्स के नाम तब्दील करता रहूं, और वो कितनी वैल्यू पे चेंज कर रहे हैं ये लेना देना उनका है। वो आपस में एक्सचेंज जिस जिस मर्जी वैल्यू पे करते रहे, मेरे लिए सिर्फ नाम की तब्दीली के अलावा फाइनेंशियल इम्पैक्ट और कोई भी नहीं होगा। हाँ, अगर मैं नए शेयर्स दोबारा से अब मैं मार्केट में अगर बेचने के लिए जाऊंगा, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहते हैं, तो मैं अब हसनैन रशीद साहब को 10 रुपए का शेयर नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सहरिश करीम ने 33 रुपए की ऑफर नैयर को की थी, नैयर ने 32 रुपए की ऑफर इमरान नूर साहब को की थी। तो मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँगा कि अगर मैं जो एक चीज़ एक मार्केट में आराम से 32 की बिक सकती है, मैं 10 रुपए की ऑफर कर दूँ। अब अगर जो मैंने हसनैन रशीद साहब को महंगा शेयर बेचा है वो 10 रुपए का, और मैं उनको 30 रुपए का, लेट सपोज मैं हसनैन रशीद साहब को मैं बेच रहा हूँ, तो 30 रुपीज़ का जो मैं शेयर हसनैन रशीद साहब को बेच रहा हूँ, तो अब ये जो ऊपर के पैसे मैं कमा रहा हूँ, जो कि कंपनी है, और मोहम्मद हसनैन रशीद साहब बिल्कुल फर्स्ट ओनर हैं, तो फर्स्ट ओनर को जो शेयर्स बेचे जाएं और उस पे जो पैसा कमाया जाए, इस पैसे को मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूंगा प्रॉफिट के तौर पे, और वो चीज़ शेयर प्रीमियम के तौर पे, शेयर प्रीमियम के तौर पे ये रिजर्व्स जो लिखे हुए हैं, ये जो पॉइंट नंबर 6 है, हम नोट नंबर 6 पे जाते हैं। नोट नंबर 6 पे जाके देखते हैं कि शेयर प्रीमियम कोई है या नहीं है। मोस्ट प्रॉबेबली कोई ना कोई शेयर प्रीमियम ज़रूर होगा, और ये है जी शेयर प्रीमियम। जो अब इन्होंने जो मैंने जो अमाउंट महंगी बेची थी फर्स्ट ओनर को, वो मैं ज़रूर रिकॉर्ड कर लूंगा। अब उसके बाद फिर अब हसनैन रशीद साहब वो शेयर 50 का बेचें, 20 का बेचें, 30 का बेचें, 70 का बेचें, 100 का बेचें, ये उनका मसला है।
मैंने 10 रुपए की चीज 30 रुपए की हसनैन रशीद साहब को बेच के 20 रुपए का प्रॉफिट बैग कर लिया है, और वो 20 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे मैं शो करूँ। क्लियर है जी? जी सर। तो याद रखिएगा कि जो स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स फरोख्त हो रहे हैं वो सेकंड हैंड शेयर्स हैं, अमाउंट बेची जा चुकी। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो तमाम शेयर्स बिक रहे हैं, उसका सवाए इम्पैक्ट इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि हमारे लिए ओनर का नाम तब्दील हो जाएगा। अदर देन दैट और कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्लियर है? अच्छा जी, कल क्विज भी होगा एक, ग्रुप में भी अनाउंसमेंट में चलें कर दूंगा। क्विज से ये होगा कि ज़रा थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर जो आपका आना है वो किस किस्म का होगा। ऑब्वियसली ऑनलाइन पेपर्स हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, और ऑब्वियसली क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं हैं तो आपके जो अल्फाज की वर्डिंग है वो भी सेम नहीं हो सकती है। हर किसी का सोचने का अंदाज और हर किसी के अल्फाज डिफरेंट होते हैं, तो अल्फाज जो हैं वो डिफरेंट होंगे हर किसी के, मिलते होंगे तो दैट विल immediately qualify that answer to be a wrong answer, a plagiarized answer, और वो फौरन ही 0 मार्क हो जाएगा, दिखाने वाले का भी और देखने वाले का भी। अच्छा, फिर हैं कि सबसे पहले जो है वो यानी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस जो है वो भी हो सकता है जो कि एक बुकलेट की फॉर्म में यूनिवर्सिटी जो है वो आपको इशू करती है, और आप वो देख के और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। ये वो भी हो सकती है, और ये वो भी हो सकती है जो कि कंपनी जो है वो क्योंकि लॉ में ज़रा प्रोस्पेक्टस का जो मीनिंग है वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वो भी हो सकता है जो कि अखबार में आपने इश्तिहार दे दिया, क्योंकि कंपनी ने लाखों करोड़ों लोगों को रीच करना होता है, तो अब अगर वो 10 लाख भी प्रोस्पेक्टस उस तरह के छपवा लेती है जो कि जिससे आप वाकिफ हैं, बुकलेट की फॉर्म वाला, तो इतने शेयर्स से पैसे जनरेट नहीं होने लगे जितना उसके ऊपर खर्चा आ जाएगा, या अगर जनरेट हो भी गए तो खैर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो लॉ में ये प्रोविज़न है कि कंपनीज के लिए प्रोस्पेक्टस जो है वो, अगर वो कंपनी अखबार में इश्तिहार भी दे दे तो यही कंसिडर किया जाएगा कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है। तो प्रोस्पेक्टस जब इशू कर लेते हैं फिर वो लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए, के ऊपर टाइम फ्रेम दिया जाता है उसके लिए, और होपफुली आप इस सारी बात से वाकिफ होंगे। कंपनी अकाउंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपने पढ़ी होगी तो उसमें ये बातें आपने डिस्कस पहले से की हुई होंगी। तो कंपनी को फिर आप अलॉन्ग विद दी अमाउंट शेयर एप्लीकेशन होती है, वो शेयर एप्लीकेशन आप उनको फिल करके देते हैं, साथ में ही चेक लगाते हैं, साथ में ही एड्रेस अपना और शनाख्ती कार्ड की कॉपी और बहुत ही जर्नल किस्म की इंफॉर्मेशन बता के और वो जमा करवा दी जाती है, और फिर उसकी बैलेटिंग होती है। अगर उस आपके नाम पे शेयर निकल आए तो शेयर जो है वो शेयर सर्टिफिकेट, किसी ज़माने में शेयर सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाते थे। तो जिस वक्त शेयर्स जो होते थे वो फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, अब जो हैं वो शेयर्स जो हैं वो बाय एंड लार्ज
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है, वहीं पे आपके शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। वहीं से ही फिर आप आगे, अगर इफ़ द कंपनी इज़ अ लिस्टेड कंपनी, तो फिर उसको बेचने के लिए ब्रोकर उसी अकाउंट में से पैसे निकाल के, सॉरी, उसी अकाउंट में से शेयर्स निकाल के किसी और बंदे के शेयर्स के अकाउंट में वो शेयर्स जो होंगे वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो एनी हाउ, a share must be paid for, it must be paid for in full when it is allotted to the shareholder। पहले अमाउंट जमा करवाएंगे, फिर कंपनी आपको सोचेगी कि वो शेयर आपको इशू करके दे या इशू करके ना दे। Every share in a company having a share capital shall be distinguished by its distinctive number। उसका खास अलहदा से उसका नंबर होगा, उसी नंबर के ऊपर जो है वो शेयर आपको इशू किया जाएगा। A certificate issued in physical form under common seal of the company or issued in book entry form shall be the main evidence of the title of the person to such shares। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो होती हैं या फिजिकल फॉर्म में होगा, तो फिजिकल फॉर्म वाला तो ये सर्टिफिकेट की तरह होगा, यानी नोटों की गड्डी की सूरत में नहीं आते हैं कि अगर आपके पास 500 शेयर्स हैं तो 500 शेयर्स की एक नोटों की गड्डी की तरह का एक आपके पास वो आ जाए, पूरा एक पैक सा आ जाए कि भाई ये आपके 100 से 1 से लेके 500 तक आपके शेयर्स हैं। ऐसे नहीं होता, एक ही सर्टिफिकेट होता है। उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता था इस, हो सकता है भी, खैर हर कंपनी तो लिस्टेड कंपनी नहीं होती, तो कि इस शेयर्स नंबर से लेके इस शेयर नंबर तक हमने आपके नाम पे अलॉट कर दिया है। या फिर बुक एंट्री फॉर्म में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी सीडीसी में आपको उस अपने जो वो होगा अकाउंट होगा वहाँ पे वो आपको रखवाने पड़ेंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल की हम बात कर चुके हैं कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी जो है वो इशू करती होती है, और फिर जो है वो इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो इसी में से ही जितने आपने इशू कर दिए हैं वो अमाउंट होगी। और हमने ये देख लिया कि ये जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स जो हैं वो कैन बी दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इशूड फॉर, यानी ये जो हमने अभी बात की थी, चलें लकीली ये नोट नंबर ये खुला हुआ भी है, तो फुली पेड इन कैश भी हो सकते हैं, पेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है, और बोनस शेयर्स के तौर पे भी हो सकते हैं। तो ये आपने जो अपना इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल होगा, जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो वहां तो ये टोटल नंबर ही बताएंगे, 8,43,795। ये तो सिर्फ आप वहां पे तो सिर्फ आप टोटल बताएंगे बैलेंस शीट में, लेकिन जब नोट में जाते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें वहाँ पे मज़ीद भी इसको फर्दर सब डिवाइड करके और इसकी क्लास शो करना ज़रूरी है कि इसमें से 8,43,000 में से कितने ऐसे हैं जो कि कैश की फॉर्म में इशू हो चुके हैं, कितने ऐसे हैं जिनके बदले में आपने कोई कैश वसूल नहीं किया, बल्कि वो बोनस शेयर के तौर पे इशू किए गए हैं। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? सहरिश करीम। सहरिश करीम। इमरान नूर। इमरान साहब सवाल दोहरा देता हूँ, मेरा ख्याल है आप शायद थोड़ा सा आगे पीछे थे। बोनस शेयर्स क्या होते हैं?
क्लास में कोई भी नहीं है? सर मैं हूँ। सर मैं भी हूँ। आपके साथ हमारा पक्का साथ है, हसनैन रशीद साहब के साथ और नैयर जमान साहब के साथ। आप लोगों की वजह से ही तो रौनक लगी रहती है कि थोड़ी बहुत। इमरान साहब भी थे, काफी देर तक थे, फिर इमरान साहब पता नहीं कहाँ गायब हो सर मैं भी हूँ, मेरा फोन हैंग हुआ था। गए। अच्छा, तो ये जो बोनस शेयर्स होते हैं, बोनस शेयर्स क्या चीज होते हैं? कंपनी से जो शेयर्स मिलते हैं सर। जी, और कोई? कोई और? स्टॉक डिविडेंड का नाम सुना हुआ? नहीं सर। अच्छा, बोनस शेयर्स ये होता है कि जो कंपनी है वो मुफ्त में अपने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर देती है। आमतौर पे तो क्या होता है, जैसे हमने अभी भी पढ़ा है इसमें, कि ये जो शेयर सर्टिफिकेट है या जो शेयर है, एवरी शेयर इन अ कंपनी, कहाँ गया, अ शेयर मस्ट बी पेड फॉर, इट मस्ट बी पेड फॉर इन फुल व्हेन इट इज अलॉटेड टू द शेयर होल्डर। अमाउंट जमा भी करवानी है और अमाउंट पूरी जमा करवानी है शेयर खरीदते हुए। जबकि बोनस शेयर्स जो हैं, बोनस शेयर्स कंपनी खुद से इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को, खुद से इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को बोनस के तौर पे, मुफ्त इशू किए जाते हैं, शेयर होल्डर से पैसा नहीं लिया जाता है। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है? ये डिविडेंड देने का एक तरीका है। डिविडेंड मैनेज करने का एक तरीका है कि जो फाइनेंस वाले हैं, फाइनेंस वालों को प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितना अ, अगर कैश निकल जाए या कैश कम हो जाए तो जितना उनको तकलीफ और दुख होता है। तो अब इस केस में अ, इस केस में जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, डिविडेंड मैनेज करने के लिए कि आप सारे का सारा अपना पैसा कमाया हुआ डिविडेंड के तौर पे आप लोगों में तकसीम नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप कुछ कैश की फॉर्म में डिविडेंड उनको दे देंगे, कुछ मुफ्त की फॉर्म में शेयर दे देंगे कि यार ये शेयर ले लो, और ये जब तुम मार्केट में ले जाके बेचोगे तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो ये डिविडेंड देने का या कैश देने का एक तरीका है कि हमने कैश तो नहीं दिया आपको, हमने मुफ्त में एक शेयर दे दिया। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप मार्केट में इसको बेच के और पैसे हासिल कर सकते हैं। फायदा इसका ये होता है कि जो कैश डिविडेंड है, कैश डिविडेंड के ऊपर प्रॉफिट की परसेंटेज ज्यादा होती है, जबकि स्टॉक डिविडेंड, ये जो शेयर्स की फॉर्म में आपको डिविडेंड मिला है, इसके ऊपर ये तब टैक्स लगेगा जब आप इसको बेचने के लिए जाएंगे, और अगर इसको बेचेंगे नहीं तो टैक्स भी नहीं लगेगा। और अगर बेच दिया तो टैक्स की परसेंटेज जो है वो भी कम है, थोड़ी है बनिस्बत कैश डिविडेंड के। ठीक है, ओके सर। तो मुफ्त में कंपनी शेयर इशू करती है, डिविडेंड के तौर पर शेयर्स इशू किए जाते हैं, इसी को ही स्टॉक डिविडेंड भी कहते हैं।
कि डिविडेंड शेयर की फॉर्म में दिया गया है आपको, डिविडेंड कैश की फॉर्म में आपको दिया नहीं गया। अच्छा जी, तो जब इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल आपने शो करना है बैलेंस शीट में, तो इसकी सिंपल एक ही अमाउंट होगी, लेकिन जो नोट्स टू द अकाउंट्स में इसकी डिटेल जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे। फिर हमने ये भी बात की हुई थी कि क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में शेयर्स जो है वो इशू किए जाएंगे, या अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वहाँ पे भी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, अनलिमिटेड कंपनी में भी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। तो बहरहाल इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, a share represents the maximum liability of a shareholder। इससे ज़्यादा उसको उससे अमाउंट मांगी नहीं जा सकती है, उसके पर्सनल एसेट्स को आप बेच नहीं सकते हैं। ये ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हम बात पहले भी कर चुके हैं कई बार। इस पे हमने बात की थी कि कंपनी के ट्रू ओनर्स होते हैं जिसके पास ऑर्डिनरी शेयर होगा, और इनका क्लेम जो होता है वो बिल्कुल आखिरी होता है। दे हैव द रेजिडुअल क्लेम ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। और ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी, they have the residual claim on assets of the company and they carry a voting right। और वोटिंग राइट की हमें क्यों ज़रूरत होती है कि जब वो डिसीजंस लेनी होती हैं तो डिसीजंस के लिए जो है वो वोट आपको चाहिए होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो कंट्रोलिंग शेयर्स हैं या जो क्लास ए शेयर्स हैं उसमें 1 शेयर कैरीज 2 वोटिंग राइट्स, और जो क्लास बी है उसमें 1 शेयर कैरीज 1 वोटिंग राइट। और हमने ये पढ़ा था कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी है, दे डोंट हैव द वोटिंग राइट except the cumulative preference shares, only for that period in which they are not only for that period in which they are not paid their dividend। और इसकी फिर आगे जो वो टाइप्स थी वो टाइप्स ये डिफरेंट हैं। परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जीरो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गई इनकी ऑर्डिनरी और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये क्या होते हैं, इनको प्रेफरेंस मिलती है। ये एक और पॉइंट जो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है वो ये है कि दे आर गिवन अ प्रेफरेंस व्हेन पेइंग dividends or in the case of liquidation।
ठीक है कि डिविडेंड के केस में और लिक्विडेशन के केस में इनको प्रेफरेंस मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। बाकी आप ये पढ़िएगा तो इसमें आपको यही बातें मिलेंगी जो कि हमने डिस्कस कर ली हैं। यहां तक कि कोई बात जो समझ में ना आई हो। सर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो था वो समझ में नहीं आया। कौन सा? ऊपर जो एक न्यूमेरिकल था सर, न्यूमेरिकल तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। एक टेबल था सर ऊपर। ये वाला या इससे भी ऊपर? इससे ऊपर था। ये वाला? जी सर। ये सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा। The ordinary shares in a company may be divided into 5 lakh shares, all of 10 rupees each. Within the same class, there cannot be shares for differing nominal amounts, and all the shares carry equal rights and privileges. मसलन ये इसको मैं ज़रा बैलेंस शीट से आपको वाजे कर देता हूँ कि बात जो है वो यहाँ पे उन्होंने क्या की है। ये रही जी बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट में आ गया अच्छा जी। अब ये जो बैलेंस शीट में जो आपके सामने है, अब इसमें बताया हुआ है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो 150 मिलियन शेयर्स टोटल हैं जो कि आप इशू कर सकते हैं ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, और हर शेयर की वैल्यू जो होगी वो 10 रुपीज होगी, ऑफ 10 रुपीज ईच। हर ऑर्डिनरी शेयर की जो वैल्यू होगी वो 10 रुपए होगी। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि दी ऑर्डिनरी शेयर्स इन अ कंपनी मे बी डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स। तो हमने इसको डिवाइड कितने में किया हुआ है? 150 मिलियन शेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। 150 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, ये एक जुमला है या जुमले का एक पार्ट है। 1,50,000 ऑर्डिनरी शेयर, 1,50 मिलियन, सॉरी 150 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। आगे ये जो बात बताई हुई है ना ऑफ 10 रुपीज ईच, ये ऑफ 10 रुपीज ईच जो है ये उसकी बताई हुई है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। और इसको उसने यहां पे क्या जिक्र किया? द ऑर्डिनरी शेयर्स इन अ कंपनी में बी डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स, ऑल ऑफ 10 रुपीज ईच, ऑफ 10 रुपीज ईच। और फिर उसने आगे बात की, विद इन द सेम क्लास देयर कैन नॉट बी शेयर्स ऑफ डिफरिंग नॉमिनल अमाउंट्स। ऐसा नहीं हो सकता कि इस 150 मिलियन में से 50 मिलियन की कीमत तो 10 रुपए ही हो और 100 मिलियन की कीमत जो है वो 12 रुपए हो या 15 रुपए हो। तमाम के तमाम जो शेयर्स हैं एक क्लास के अंदर, अब मसलन ये सेपरेट क्लास है, ये कमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं और इनकी वैल्यू 190 रुपीज है। एक शेयर की कीमत 190 है, जबकि इस वाले शेयर की कीमत, अब ये जिसको भी आप इशू करेंगे, कमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिसको भी इशू करेंगे, तो उसकी जो पार वैल्यू होगी वो 190 होगी। इसी तरह ऑर्डिनरी शेयर जिसको भी इशू किया जाएगा उसकी पार वैल्यू 10 रुपए ही होगी। हाँ, आप ये 10 रुपए का शेयर
किसी को 50 का बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। हाँ, 10 रुपए का शेयर किसी को 90 का बेचना चाहें बेच सकते हैं, लेकिन असल कीमत उसकी 10 रुपए ही है। ये कॉस्ट है उसकी, जो पार वैल्यू है। इसको हम क्या कहते हैं? पार वैल्यू कहते हैं। पार वैल्यू 10 रुपए ही रहनी है। असल कीमत 10 रुपए है। आप अगले को 16,000 का बेच दें, बेच सकते हैं। यहां पे 10 रुपए ही शो होंगे। इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल में 10 रुपए ही शो होंगे। अगर आपने किसी को 500 का शेयर ये बेचा है तो 490 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ है, और वो प्रॉफिट शेयर प्रीमियम के नाम से, वो प्रॉफिट शेयर प्रीमियम के नाम से आपने 500 का बेचा था, 490 रुपए यहां पे शो होंगे। और यहां पे कितने रुपए शो होंगे? चीज की असल कीमत, चीज की असल कीमत 10 रुपए थी। आपने 500 के बेची तो आपने 490 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट अलहदा शो होगा, लेकिन इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल में हमेशा ही ऑलवेज credited with its par value, हमेशा ही पार वैल्यू से क्रेडिट किया जाएगा शेयर कैपिटल जब भी आप इशू करेंगे। तो 10 रुपए का शेयर था, 500 का इशू किया गया है, तो आपने 490 रुपए कमाए हैं। ₹490 प्रॉफिट जो कमाया वो अलहदा शो, चीज की जो असल कीमत थी वो अलहदा शो की जाएगी। सर जो बुक वैल्यू है उसमें कौन सी अमाउंट लिखी जाएगी? बुक वैल्यू एक अलहदा चीज है। बुक वैल्यू जो है उसका जो फार्मूला है, बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो बेसिकली इक्विटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स है। अब इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं? इक्विटी में शेयर कैपिटल भी आता है, और इक्विटी में रिजर्व्स भी आते हैं। डिवाइडेड बाय द नंबर। जबकि पार वैल्यू क्या होती है? पार वैल्यू होती है शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो बुक वैल्यू पर शेयर में रिजर्व्स भी आ जाते हैं, जबकि पार वैल्यू में सिर्फ शेयर कैपिटल आ रहा होगा। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, वो जो खातून थी जिन्होंने सवाल पूछा था कि ये क्या लिखा हुआ है, उनको क्लियर है? जी सर। कोई और चीज जो समझ में ना आई हो? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, आज मेरा ख्याल है कि ब्रेक यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग वो कह रहे थे कि उनकी कोई टैक्स की क्लास है, तो काफ़ी लोग नहीं भी हैं। तो कल जो है हम इस चैप्टर का बिल्कुल फाइनल पार्ट, ये जो वेरिएशन इन शेयर कैपिटल है, ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, पेजेस तो 2 ही हैं लेकिन टेक्निकल चीज़ें हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। और क्विज भी होगा ताकि आपको ज़रा पता लग जाए उसका कि पेपर जो होगा वो किस किस्म का आएगा। ठीक है जी।
सर कल कितने बजे क्लास है? 10 बजे से लेके 12 बजे तक। ठीक है, जी सर। चलें, आज के लिए काफ़ी है।